So, very good morning, students. Today is 28/4/2020, and we will start a new chapter, Impact of Jet. Impact of Jet. Actually, this is my fifth chapter of fluid mechanics. अब मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा कि पिछला 4 चैप्टर में हम लोग कैसे आगे बढ़े आहिस्ता आहिस्ता, और हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लूइड स्पेसिफिकेशन, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, compressibility, vacuum pressure, what is the gauge pressure, what is the meaning of absolute pressure, what is the meaning of vacuum pressure, ये सारा चीज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे थे। सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या देखे? सेकंड चैप्टर में हम लोग देखे कि प्रेशर जो हम लोग फ्लूइड के ऊपर जनरेट होता है, जो फ्लूइड जब फ्लो करता है या फ्लूइड जब स्टैटिक रहता है तो उसके अंदर क्या क्या रहता है? प्रेशर एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, जितना जो कंटेनर में हम लोग रखते हैं फ्लूइड को, उसकी बेसिस में जो प्रेशर रहता है फ्लूइड के अंदर, वो प्रेशर को हम लोग कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? व्हाट आर द प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक अ पीएसोमीटर, मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये सारा चीज हम लोग सेकंड चैप्टर में देखे थे। साथ में सेंटर ऑफ प्रेशर एंड टोटल प्रेशर, ये क्या टोटल प्रेशर फोर्स ये क्या होता है वो हम लोग देखे थे। थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या देखे? थर्ड चैप्टर में हम लोग देखे फ्लूइड डायनामिक जब होता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हम लोग जब देखे वो स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या किए? ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कितना टाइप्स का होता है? स्टैटिक फ्लूइड होता है, यूनिफॉर्म फ्लो होता है, रोटेशनल फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, लैमिनर फ्लो होता है, वॉर्टेक्स फ्लो होता है, फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो होता है, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग फ्लूइड का फ्लो का टाइप्स देखे थे। फोर्थ चैप्टर में हम लोग क्या देखे कि जब फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो करता है तो पाइप का वेरियस स्ट्रक्चर या पाइप का मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करके, जब फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो करता है तो पाइप के अंदर कितना फ्रिक्शन जनरेट होता है, क्या क्या लॉसेस होता है, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम हम लोग देखे हैं, मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, मेजर्ड लॉसेस क्या होता है, माइनर लॉसेस क्या होता है, वो हम लोग फोर्थ चैप्टर में देखे। बट फिफ्थ चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि जब एक पाइप के थ्रू से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वेरियस टाइप्स ऑफ लॉस फ्रॉम सेक्शन 1:1 एंड फ्रॉम सेक्शन 2:2, वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्शन 1:1 में फ्लूइड एंट्री किया, सेक्शन 2:2 से फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो सेक्शन 2:2 से डिस्चार्ज हो रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके फ्लूइड एंट्री किया उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके फ्लूइड एक्सिट नहीं कर पाएगा इन द प्रैक्टिकल कंडीशन। थ्योरेटिकल कंडीशन कंक्रीट इक्वेशन ये बोलता है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके फ्लूइड घुसेगा उतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एनर्जी लेके फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। बट इन अ प्रैक्टिकल कंडीशन वो नहीं होता है, क्योंकि ड्यू टू द सडन स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल of the pipe, the losses is there, can be measured loss, it can be minor loss. But after discharge, when the fluid is enters from the section 2, if we put some nozzle here, it will due to the sudden reduction or sudden contraction of the area, the fluid it's getting some more velocity, और ये वेलोसिटी जब फ्लूइड अगर निकलता है तो उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारा प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी रहता है, जिसकी वजह से अगर मैं उस फ्लूइड का फ्लो के सामने अगर मैं कोई प्लेट को रख देता हूं तो उस फ्लूइड का फ्लो के वजह से वो प्लेट में भी मूवमेंट कर सकता है। ये प्लेट पहले स्टैटिक था जब तक ये फ्लूइड यहाँ पे धक्का नहीं मारा था, जब धक्का मार दिया तब ये प्लेट मूव करना शुरू किया। इसका मतलब ये प्लेट का मूवमेंट का जो मेन रिस्पांसिबल है वो है फ्लूइड के अंदर जो पावर जनरेट हुआ, फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी जनरेट हुआ, फ्लूइड के अंदर जो वेलोसिटी था, वो चीज के वजह से। तो दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ जेट। नाउ व्हाट इज जेट? जेट मींस व्हेन some amount of fluid is getting discharged from the nozzle, that time that amount of fluid is called a jet. And what is impact of jet? वो जो जेट जो मेरा नोजल से निकल रहा है वो जेट के अंदर, वो जेट ऑफ फ्लूइड के अंदर सम अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी रहता है, और जिसकी वजह से उस प्रेशर एंड वेलोसिटी को दिखने के लिए कितना प्रेशर वेलोसिटी है उसके लिए अगर हम लोग उसके सामने अगर कोई भी प्लेट को रखते हैं तो ये प्लेट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट, दिस इज कॉल्ड जेट, एंड दिस इज व्हेन इट exerts some forces into the plate, that time it is called impact of jet. So
this is in this chapter we will study how the jet is even or jet is exert some force onto the plate, on the side fixed plate. Maybe it's a moving plate, maybe it's a vertical, maybe it's the structure, maybe it's the incline. When the state fixed plate for the moving plate, maybe it's a vertical, maybe it's the curve, and maybe it should be the incline. ये हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है टरबाइन। और हम लोग जानते हैं कि टरबाइन का जो मेन पार्ट्स होता है वो रोटर पार्ट, जिसमें बहुत सारा ब्लेड लगा हुआ रहता है। और टरबाइन का वो ब्लेड का जो मूवमेंट के लिए मेन रिस्पांसिबल होता है वो जेट, जो एक सर्टेन वेलोसिटी और सर्टेन प्रेशर के साथ जाके टरबाइन का ब्लेड को जाके धक्का मारता है, सम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है। तो वो चीज को हम लोग देखने के लिए कितना अमाउंट, कितना वेलोसिटी, क्या ट्रायंगल होता है, क्या वेलोसिटी ट्रायंगल जनरेट होता है, क्या वेलोसिटी डायग्राम बनता है, वो सब चीज को जानने के लिए हम लोग को ये चैप्टर अच्छी तरीके से स्टडी करना बहुत जरूरी है। ओके, बट दिस टाइप ऑफ फोर्स इज ऑब्टेन, जो फोर्स जेट यहाँ पे प्लेट में देता है, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज ऑब्टेन बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये जो इंपैक्ट ऑफ जो जेट नोजल से निकला और नोजल से निकलने के बाद अगर उसके सामने अगर हम लोग कोई प्लेट को रखते हैं तो वो जेट सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है इस प्लेट के ऊपर। कितना फोर्स एक्सर्ट करता है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, व्हिच मींस इट्स अ इंपल्स मोमेंटम थ्योरी, व्हिच मींस इट्स कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरी। तो ये चीज हम लोग अभी देखेंगे। तब उसके पहले हम लोग पहले देखेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला जाता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बोला जाता है द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इन एनी डायरेक्शन, द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज हियर द, जो जेट के अंदर जो वेलोसिटी और प्रेशर की वजह से अगर जेट जो फोर्स एक्सर्टेड करता है प्लेट के ऊपर, उस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इफ इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। मे बी वो इंक्लाइन एक्सर्ट कर सकता है, मे बी वो वर्टिकल एक्सर्ट कर सकता है, मे बी इस डायरेक्शन में भी एक्सर्ट कर सकता है, राइट। तो कोई भी डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल रिजल्टिंग फोर्स कोई बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, that force is equals to the rate of change of momentum of the body in that direction. That force is equals to the rate of change of momentum of the body in that direction. तो मैं पहले थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, the resulting external force, the resulting external force acting on any body, acting on any body. What is the meaning of any body? Here the any body means the blade or the plate. The resultant external force मतलब, the resultant external force मतलब जो fluid मेरा nozzle से certain amount of velocity and pressure से निकल रहा है, that is दो कि उसके अंदर जो निकलने के बाद जो अगर प्लेट में अगर वो धक्का लगा दे रहा है तो उस टाइम जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, that force is called the resultant external force on acting on any body in any direction, in any direction। कौन सा डायरेक्शन है? कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, that may be vertical, that may be inclined, that may be curved, and any direction is equal to the rate of change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum of the body in that direction, of the body in that direction, of the body in that direction। So this is my Newton's second law of motion, इसको हम लोग impulse momentum theory भी बोलते हैं। Now what in the Newton's second law of motion में हम लोग क्या देखे? हम लोग देखे कि force is equal to mass into acceleration, right? Mass into acceleration।
एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू dv by dt, because acceleration means rate of change of velocity with respect to time. That's why I have written a is equal to dv by dt. So f is equal to m into dv by dt. Now next step, f into dt is equal to m into dv. f into dt is equal to f m into dv. ये मैं देख पा रहा हूं. ओके, अब f is equal to what, f is equal to what, f is equal to resultant external force, f is equal to resultant external force, resultant external force, m capital M represents the momentum in that direction. यहाँ पे मैं small m लिखा हूं, but capital M, small m मतलब mass of the fluid, but capital M is equal to capital M represents the momentum in that direction. Momentum in that direction. Okay, so what is the meaning of M? Capital M is equal to small m into v. मतलब rate of change of velocity with respect to the mass is equals to the momentum of the fluid or momentum of the force. जिस डायरेक्शन में प्लेट मूव करेगा उस डायरेक्शन में उस फोर्स का मोमेंटम क्या है, that is written here, capital M is equal to the momentum in that direction is equal to small m into v. तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां से f into dt is equal to d of m. f into dt is equal to d of m, because rate of change m into v को हम लोग लिख सकते हैं m into dv, राइट. मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूं, m into v को मैं लिख सकता हूं स्मॉल m into dv. ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि दिस v इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक, एक सर्टेन कांस्टेंट टाइम तक वो जो वेलोसिटी जनरेट हो रहा है प्लेट के अंदर ड्यू टू द फोर्स, वो वेलोसिटी सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम तक फिक्स नहीं रहता है. ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, द वेलोसिटी कैन बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. That's why it is in the Newton's second law, it is called acceleration, rate of change of velocity with respect to the time. So यहाँ पे जो v को मैं small m into dv लिख सकता हूँ, because mass into change of velocity is called the momentum, and now that's why I am written f into dt is equal to d of m. d of m मतलब rate of change of momentum, which is called impulse momentum theory. So f into dt is equal to d of m, right? अब ये मेरा एक्चुअल इक्वेशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, F into dt is equal to d of m. सो यहां से मैं लिख सकता हूं F is equal to d of m by dt. F is equal to d of m by dt. So this is my Newton's second law of motion, impulse momentum theory. मैं और एक बार समझा दे रहा हूं फिर से ब्रीफ करके, क्योंकि मैं इसके बाद मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा. ये मेरा पाइप है, पाइप से सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉसेस के बाद जो फ्लूइड मेरा सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर लेके निकलता है, डिस्चार्ज होता है. अगर मैं पाइप के एग्जिट पॉइंट में अगर मैं एक नोजल लगा देता हूं तो ड्यू टू द सर्टेन कंट्रैक्शन ऑफ द एरिया, the fluid velocity is increased, and with the some amount of pressure it is discharged from the nozzle. And if we place some plate in front of the jet, that time this jet gives some फोर्स onto the plate. ये फोर्स को डिटरमिनेशन करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी in any direction is equal to the rate of change of momentum of the body in that direction. What is the meaning of the resultant external force, which has already given by the jet to the plate, that is called resultant external force acting on any body. What is the meaning of any body? Here any body means the plate or the blade. Okay, plate or blade means turbine plate or turbine blade. In any body, in any direction means it may be vertical direction, it may be inclined direction, it may be curved direction, is equals to the rate of change of momentum of that body in that direction.
What is the meaning of momentum? Momentum is that direction equals to mass into velocity. Mass into rate of change of velocity. So mass into rate of change of velocity मतलब that is rate of change of momentum. So यहाँ पे मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मुझे न्यूटन सेकेंड लॉ से पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम लोग dv by dt लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m into dv by dt. So we can write f into dt, dt इधर चल गया और ये m into dv. This part is called rate of change of momentum. M into dv कहाँ से है? Capital M is equal to we know small m into v. Small m into v is equal to m into dv because rate of change of velocity with multiplication of mass. उसको बाद हम लोग उसको this value consider that it is rate of change of momentum. F into dt is equal to d of m और वहां से हम लिख सकते हैं कि F is equal to d of m मतलब rate of change of momentum with respect to time. यहाँ पे वही चीज था, rate of change of velocity with respect to time. यहाँ पे वो मैंने बनाया rate of change of momentum with respect to time. Momentum मतलब क्या है? Mass into velocity. Mass मतलब how amount, what is the amount of fluid mass, and velocity मतलब what is the velocity which is getting the jet to the through the fluid, that is mass into velocity is equal to momentum. So we are written F equals to dm by dt. Okay, so हम लोग इस चैप्टर में कितना टाइप का फोर्स के लिए हम लोग काम करेंगे वो हम लोग देखेंगे. इन दिस चैप्टर we will study on the two part of the force. First one is force exerted by the jet, force exerted by the jet on a stationary plate, on a stationary plate, force exerted by the jet on a stationary plate. And second, force exerted by the jet, force exerted by the jet on a moving plate, on a moving plate. फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन ए स्टेशनरी प्लेट मतलब ये मेरा अगर पाइप है, यहाँ पे मेरा अगर एक नोजल लगा हुआ है, राइट, ये अगर मेरा नोजल लगा हुआ है तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा, फ्लूइड जेट ऑफ फ्लूइड निकलेगा, वो जाके एक स्टेशनरी प्लेट, इसका मतलब ये प्लेट का जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो, राइट. जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम तुम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से कंसीडर करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से कंसीडर करते हैं. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट, इसका मतलब है पाइप के नोजल के थ्रू से जो जेट ऑफ फ्लूइड निकलेगा, वो जेट ऑफ फ्लूइड को जो प्लेट में फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस प्लेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, मींस स्टेशनरी प्लेट. अब ये फोर्स एक्सर्टेड स्टेशनरी प्लेट कितना टाइप का हो सकता है? फर्स्ट वन, रोमन नंबर 1, when the plate is normal to the jet, when the plate is normal to the jet, इसका मतलब क्या है? देखो फ्लूइड नोजल से जो मेरा जेट ऑफ फ्लूइड निकल रहा है उसके साथ मेरा प्लेट का क्या एंगल है? उसके साथ मेरा प्लेट का एंगल है 90 डिग्री. That's why the first condition on the stationary plate, when the plate is normal to the jet. Second point is when the plate is inclined to the jet, when the plate is inclined to the जेट, इसका मतलब है ये जो प्लेट का, मान लो ये जो जेट निकलेगा यहाँ से, ये मेरा अगर पाइप है, ये अगर मेरा नोजल है, यहाँ से जो जेट निकल रहा है फ्लूइड का, उसके साथ मेरा जो प्लेट वो स्टेशनरी रहेगा, बट उसके प्लेट के साथ जेट का जो एंगल होगा वो कुछ इंक्लाइंड होगा. यहाँ पे मैं एटलीस्ट एज इट इज एंगल मैंने बनाया हूँ, इसमें सिर्फ दिखाने के लिए व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइंड टू द जेट, jet is deep black color, यहाँ पे जो black color deep कर दिया हो, this is my jet and the plate is inclined with the jet. Next, when the plate is curved, when the plate is curved to the jet,
कार्ड मतलब क्या है, जो मेरा पाइप का नोजल के थ्रू से जो मेरा जेट निकलेगा, राइट, वो मेरा प्लेट में कौन सा टाइप का प्लेट में जाके फोर्स क्रिएट करेगा, कार्व टाइप का प्लेट में जाके फोर्स क्रिएट करेगा। और इस टाइम इसका भी यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये कार्व प्लेट का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो तीन कंडीशन मुझे मिला। फर्स्ट कंडीशन इज नॉर्मल टू द जेट is according to this diagram the angle between jet and the plate is 90 degree. When the plate is inclined to the jet, the angle between jet and plate is except 90 degree, कोई भी एंगल हो सकता है। so this is inclined plate, यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे प्लेट इंक्लाइंड है, ये वर्टिकल प्लेट है, यहाँ पे इंक्लाइंड है। थर्ड कंडीशन when the plate is curved to the jet, इसका मतलब जो प्लेट का साइज शेप होगा वो प्लेट का शेप मेरा कर्व्ड होगा। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में मेरा क्या है, सेम है। सेकंड कंडीशन में when the plate is moving and normal to the jet, when the plate is moving, when the plate is moving and normal to the jet, normal to the jet, when the plate is moving and normal to the jet। फर्स्ट हम लोग इसके पहले हम लोग ये वाला चीज में आएंगे। क्या बोला जा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ मूविंग प्लेट, मतलब यहाँ पे ये अगर मेरा पाइप है और यहाँ पे अगर ये मेरा नोजल है, तो नोजल से जो मेरा फ्लूइड निकल रहा है, जो जेट मेरा निकल रहा है, उसका एक वेलोसिटी तो ऑब्वियसली है, बट यहाँ पे प्लेट जो है वो प्लेट मेरा स्टेशनरी नहीं रहेगा, वो प्लेट भी इसका भी एक वेलोसिटी रहेगा, दैट इज यू, और इसका भी एक वेलोसिटी रहेगा, दैट इज v, राइट। बोल रहे हैं कि when the plate is moving, प्लेट मूव कर रहा है कौन सा वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड नॉर्मल टू द जेट, तो जेट मेरा नॉर्मल, जेट के साथ मेरा नॉर्मल डायरेक्शन में अटैक हो रहा है, मतलब जेट नॉर्मली प्लेट के साथ जाके धक्का लगा रहा है, लाइक इन दिस वे, लाइक इन दिस वे। ये मेरा अगर प्लेट है तो ये मेरा जेट, ये अगर मेरा जेट है और ये अगर मेरा प्लेट है, तो इस कंडीशन में बन रहा है, और ये प्लेट भी मेरा मूविंग कर रहा है और जेट भी जाके मार रहा है, ये प्लेट भी मेरा मूविंग कर रहा है, जेट भी जाके मार रहा है। इस कंडीशन में प्लेट मेरा स्टेशनरी था, जेट मेरा धक्का मारने के बाद इसका मूवमेंट आया, बट इस कंडीशन में प्लेट मेरा मूविंग है और जेट जाके इस तरीके से धक्का मारा, वेयर द प्लेट इज वर्टिकल। सेकेंड कंडीशन क्या है, when the plate is moving and inclined to the jet, when the plate is moving and inclined to the jet, इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा अगर पाइप है यहाँ पे और यहाँ से अगर मेरा एक नोजल के थ्रू से अगर मैं जेट को निकाल रहा हूँ और जेट प्लेट मेरा मूव कर रहा है, बट जेट जाके उस प्लेट में इंक्लाइन में धक्का मार रहा है, इसका एक पहले से इनिशियल वेलोसिटी u था। इसका मतलब मान लो ये मेरा प्लेट है और ये प्लेट इस कंडीशन में मूव कर रहा है, इस कंडीशन में मूव कर रहा है और जेट जाके इस कंडीशन में धक्का मार रहा है, राइट। दिस इज माय द सेकंड कंडीशन, when the plate is moving and inclined to the jet। मेरा थर्ड कंडीशन क्या है, मेरा थर्ड कंडीशन है when the plate is moving and curved to the jet, and curved to the jet, राइट। मतलब प्लेट मेरा मूविंग करेगा बट प्लेट मेरा मूविंग करेगा बट जेट के साथ वो कर्व डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्टेड होगा, मतलब यहाँ ये मेरा अगर पाइप है, राइट, और यहाँ पे अगर मेरा नोजल है, तो नोजल से जो मेरा जेट निकलेगा वो कुछ इस तरीके का कार्व प्लेट में धक्का मारेगा और कार्व प्लेट का पहले से एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा व्हिच इज u। इसका मतलब मान लो ये मेरा प्लेट है, कार्व प्लेट, ये जो स्ट्रक्चर है ये मेरा कार्व प्लेट स्ट्रक्चर है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये कार्व प्लेट स्ट्रक्चर u डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जेट जाके यहाँ पे अटैक कर रहा है, धक्का मार रहा है, फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है। सो दीज आर द टोटल टू कंडीशन। मेन टू कंडीशन इज force exerted by the jet on a stationary plate, second condition is force exerted by the jet on a moving plate। फर्स्ट कंडीशन को हम लोग तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, when the plate is normal to the jet, the plate is stationary, when the plate is inclined to the jet, the plate is stationary, when the plate is curved to the jet, the plate is stationary। but the second condition में force exerted by the jet on a moving plate, second condition मतलब plate will be moved, so when the plate is moving मतलब इसके पहले से इनिशियल वेलोसिटी u है एंड नॉर्मल टू द जेट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम,
when the plate is moving and inclined to the jet according to this diagram, and when the plate is moving and curved to the jet according to this diagram. So now from next chapter, tomorrow I will discuss every point. In this chapter we will discuss this derivation, we will discuss this derivation, we will discuss this derivation, and साथ में ये और ये तीन 6 डेरिवेशन हम लोग करेंगे। साथ में जब कार्ड प्लेट करेंगे, कार्ड प्लेट को फिर हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का कांसेप्ट क्या है मैं समझा दे रहा हूँ। सिमेट्रिकल मतलब क्या है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे जगह है। सिमेट्रिकल मतलब क्या है कि मान लो मेरा प्लेट, मेरा जेट इस तरीके से मोशन में दे रहा है, राइट। ये मेरा कार्ड प्लेट है, ये मेरा कार्ड प्लेट है और जेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो जब जेट इस यहाँ पे जब इनलेट किया, कार्ड प्लेट के यहाँ पे धक्का मार रहा है, तो जेट इस तरीके से बाहर निकलेगा, राइट। इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरीके से कार्ड प्लेट का स्ट्रक्चर को मेंटेन करके इस तरीके से बाहर निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे जिस एंगल में धक्का मारेगा, ये एंगल इनलेट एंगल बोला जाता है। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल मेरा सेम जब होगा, उस टाइम वो प्लेट को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल प्लेट। सिमेट्रिकल प्लेट, राइट। सिमेट्रिकल प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या है, जब इनलेट एंड आउटलेट एंगल विल बी सेम, इनलेट एंड आउटलेट एंगल will be, inlet and outlet angle will be same, inlet and outlet angle will be same। और जब अनसिमेट्रिकल मतलब क्या है, सेम चीज, ये मेरा अगर कार्ड प्लेट है तो जेट यहाँ पे धक्का मारेगा, ये मेरा इनलेट एंगल है, कार्ड का स्ट्रक्चर को मेंटेन करके जेट बाहर की तरफ जाएगा। ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल जब सेम नहीं होगा, उस टाइम उस प्लेट को हम लोग अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो अनसिमेट्रिकल के लिए क्या है, अनसिमेट्रिकल प्लेट का मतलब है, अनसिमेट्रिकल मतलब है INO, मतलब इनलेट एंड आउटलेट एंगल नॉट इक्वल्स, inlet and outlet angle will be not equal। this is for symmetrical और unsymmetrical। तो symmetrical unsymmetrical प्लेट के लिए भी हम लोग को डेरिवेशन करना पड़ेगा। टोटल 8 प्लेट के लिए हम लोग को डेरिवेशन करना पड़ेगा। अगर ये 8 को डेरिवेशन अगर हम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो टरबाइन का चैप्टर है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का चैप्टर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो चैप्टर है, वो हम लोग बहुत इजीली कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास and have a nice day, and tomorrow we will discuss first and second derivation। okay, so thank you and have a nice day and stay home and safe life। thank you।